Hello students, welcome to KN Study Point. I am Preeti ma'am and this is a special class for TGT English. Let's start the class. Questions based on John Milton. मैं आपको बता दूं कि हम लोग पढ़ रहे थे TGT इंग्लिश और इस समय सेकंड क्लास है जॉन मिल्टन की। इसके पहले हम लोगों ने जॉन मिल्टन की पहली क्लास कंप्लीट की थी। उसमें जॉन मिल्टन के बारे में जो फैक्ट्स है, उनके वर्क्स के बारे में या उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनसे रिलेटेड जो क्रिटिसिज्म है उनके बारे में, उनको हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद आज की जो क्लास है वो क्वेश्चंस पर बेस्ड है, जो कि जॉन मिल्टन के बारे में है, उनके वर्क्स के बारे में है। तो एक एक्सरसाइज अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ अंदाजा भी मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं और हम अपने आप को इवेलुएट कर पाएंगे। अगर जब आप जिस समय आप पढ़ेंगे क्वेश्चंस को तो आप एक तरह से अपने आप को इवेलुएट भी कर पाएंगे कि आपने जो तैयारी की है वो किस तरह से, आपकी तैयारी कितनी हद तक ठीक है और कौन सी दिशा में चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द हीरोइन ऑफ कोमस? कोमस की हीरोइन कौन है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, एलिस, ग्रेस, एलिजाबेथ एंड लीजा। तो कोमस इनका वर्क था और कोमस की हीरोइन थी एलिस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। एक मिनट, ये पेन नहीं चल रहा है, एक मिनट। अब ये एक मिनट, अब ये पेन आ गया है। एलिजाबेथ यहाँ पे गलत आंसर है, एलिस इज राइट आंसर। ओके, हु इज द हीरोइन ऑफ कोमस? एलिस। सैमसन एगोनिस्टिस, अभी हमने इनके वर्क के बारे में पढ़ा था। सैमसन एगोनिस्टिस, तो ये क्या है? ये एक क्लासिकल ट्रेजी कॉमेडी है। हमें सिर्फ सही आंसर पे ध्यान देना है। सैमसन एगोनिस्टिस क्या है? एक क्लासिकल ट्रेजी कॉमेडी है। Who is in the prison of the Philippines in Samson Agonistes? सैमसन एगोनिस्टिस में कौन कैरेक्टर है जो फिलीपींस की जेल में होता है या फिलीपींस की प्रिजन में होता है? वो खुद प्रोटोगोनिस्ट है इस पोएम का, सैमसन। जब सैमसन की स्टोरी आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आप जो मोटे तौर पे जो इनके फैक्ट है उनको आप सीख लीजिए कि सैमसन एगोनिस्टिस में सैमसन होता है जिसको प्रिजन में रखा जाता है फिलीपींस की। हु इज द वाइफ ऑफ सैमसन इन सैमसन एगोनिस्टिस? सैमसन एगोनिस्टिस में सैमसन की वाइफ का नाम क्या है? सैमसन की वाइफ का नाम है डेलिला। डेलिला, ऑप्शन नंबर सी। डेलिला इज द राइट आंसर हियर। Who proves to be false to Samson in Samson Agonistes? कौन सा कैरेक्टर है जो सैमसन एगोनिस्टिस में सैमसन के लिए फॉल्स प्रूफ होता है, गलत प्रूफ होता है? ठीक है, डेलिला। ये उनकी पत्नी ही है जो उनके लिए गलत साबित होती है, डेलिला। नेक्स्ट है आपका, ये डेलिला बेटा वही उनकी वाइफ ही है। सैमसन एगोनिस्टिस यूनिट द एलिमेंट ऑफ हीलियम एंड। सैमसन एगोनिस्टिस जो है यूनिट्स द एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स है? हीलियम एंड, आपने पढ़ा होगा प्योरिटन के बारे में, तो प्योरिटेनिज्म, प्योरिटेनिज्म इज द राइट आंसर। हीलियम एंड प्योरिटिज्म। हाउ ग्लैडली वुड आई मीट मोरालिटी माइट सेंटेंस एंड बी अर्थ इनसेंसिबल, हाउ ग्लैड वुड ले मी डाउन एज इन माई मदर्स लैप। जिस तरह से मैं मेरी माँ की गोद में। तो ये पूछा गया है कि वेयर डू वी फाइंड दीज लाइन्स, ये लाइन्स कहाँ की है? हाउ ग्लैडली वुड आई मीट मोरालिटी माई सेंटेंस, कितनी ग्लैडली से मैं मोरालिटी से मिलता हूँ। एंड बी अर्थ इनसेंसिबल, हाउ ग्लैड वुड ले मी डाउन, कितनी प्रसन्नता से मैं लेट जाता हूँ। एज इन माई मदर्स लैप, जैसे मैं अपनी माँ की गोद में लेटा हूँ। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये लाइन है पैराडाइज लॉस्ट से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु रोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी? ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये वर्क भी जॉन मिल्टन का लिखा हुआ है।
अब इनके वर्क में आप ये नोट कर लेंगे, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। मिल्टन्स कोमस इनका वर्क था ना, कोमस क्या था, कोमस इज मास्क था। कभी कभी मास्क ऑफ कोमस भी लिखा रहता है, तो आप याद करेंगे कोमस एक की कैटेगरी क्या है, मास्क। What financial gains did Paradise Lost bring to its author? पैराडाइज लॉस्ट के ऑथर को जो फाइनेंशियल गेन मिला था वो क्या मिला था, टोटल 18 पॉइंट। ठीक है, केवल कितने मिले थे, 18 पॉइंट। एक मिनट। His widow parted with all claims for 8 पॉइंट, ये तो बात की बात में थी, 8 पॉइंट, ठीक है, 18 पॉइंट, 18 पाउंड। हाउ मेनी कॉपीज वर प्रिंटेड इन द बिगनिंग, शुरू में कितनी कॉपीज प्रिंट की गई थी, ये पैराडाइज लॉस्ट का के बारे में पूछा गया है। 1300, शुरू में कितनी कॉपी थी, 1300 कॉपियां थी। अकॉर्डिंग टू मिल्टन, हु इज द मदर ऑफ मैनकाइंड, मिल्टन के अनुसार मदर कौन है, तो हम लोग ईव और एडम को पढ़ते थे, तो ईव ही मदर थी। ठीक है, ईव किसके रूप में आती है, माँ के रूप में, मदर के रूप में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बील्ज़बब, बील्ज़बब का मीनिंग क्या होता है, जो अब जो आपकी फ्लाइज होती है, यहाँ पे फ्लाइज लिखा है, यहाँ पे फ्लाइज होता है, फ्लाइज, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज कहते हैं। ठीक है, बील्ज़बब का मतलब होता है, देखो बी से आप फ्लाई याद रखेंगे, मधुमक्खी होता है ना बी का मतलब, तो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज याद रखेंगे, बील्ज़बब, जब बील्ज़बब आएगा तो फ्लाइज वाला आंसर कर दिया, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। हु सेड बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, यानी कि स्वर्ग में सेवा करने से अच्छा है नर्क पे राज्य करो, तो ये किसने कहा था और किससे कहा था, तो ये सैटर्न ने कहा था अपने फॉलोवर्स। किसने कहा था, सैटर्न ने। इन पैराडाइज लास्ट बुक 1, पैराडाइज लास्ट की बुक प्रथम में यानी बुक 1 में देयर इज अ रेफरेंस टू इंडियन माउंट, किसी एक इंडियन माउंट का रेफरेंस है, वो कौन सा इंडियन माउंट है भाई, वो है द हिमालयाज। पैराडाइज लास्ट की बुक 1 में हिमालय का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो वो कौन सा इंडियन माउंट है, वो इंडियन माउंट है द हिमालयाज। मिल्टन wrote one of the following poem when who he was 21, when he was 21, जब वो ओनली 21 के थे तब उन्होंने पोएम लिखी थी, और वो कौन सी पोएम लिखी थी, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये वही पोएम है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये उन्होंने लिखी थी जब उनकी उम्र सिर्फ 21 वर्ष की थी। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, दिस लाइन इज फ्रॉम, ऐसे उनके जो सेवक हैं वो तो ऐसे होते हैं, वो सिर्फ खड़े रहते हैं और वेट करते हैं कि हमें कोई कार्य मिले, हमें कोई सेवा मिले और हम उस कार्य को करें। तो ये किसके लिए कहा गया है, ये प्रभु के लिए कहा गया है, गॉड के लिए कहा गया है, कि गॉड किसी से कुछ मांगते नहीं है। ये उस समय का वर्णन है जब जॉन मिल्टन को ये लग रहा होता है कि भगवान ने मुझे ये पोइट्री का टैलेंट तो दिया है लेकिन मुझे अंधा बना दिया है, अब मैं किस तरह से उनकी सेवा करूं। वो मुझसे कहेंगे, वो मुझसे शिकायत करेंगे कि मैंने तुम्हें इतना बढ़िया टैलेंट दिया था लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। तो इस तरह से बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, और बाद में इनकी अंतरात्मा से खुद जवाब आ जाता है कि भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं होती। भगवान किसी से ये नहीं कहते कि तुमने मेरे लिए क्या किया, बल्कि वो तो ऐसे हैं कि उनकी सेवा में तो लोग खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं कि हमें उनकी सेवा का मौका मिले। वो किसी से कभी सेवा नहीं मांगते, बल्कि इसमें ये भी लाइन कही गई थी कि उनकी सबसे अच्छी सेवा यही है कि जो कुछ भी गॉड ने दिया है उसको हैप्पीली आप एक्सेप्ट करते हैं। हैप्पीली एक्सेप्ट करना, क्योंकि अच्छी चीजों को तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं बट बुरी चीजों को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है, और भी हैप्पीली, तो वो तो बहुत अलग बात हो गई। लेकिन इस पोएम में यही बताया था जॉन मिल्टन ने कि ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है, अच्छा या बुरा, हमें उसे प्रसन्नता के साथ स्वीकार करना चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट दैट विद हैप्पीनेस। और ये लाइन कहाँ की थी, ये पूरी बात थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस की। आपने पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड में भी ऑन हिज ब्लाइंडनेस,
उसकी लाइन है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट की सेंट्रल थीम क्या है भाई? उसमें यही हुआ था कि एडम और ईव की कहानी थी, मना किया था कि आपको ऐसे ये फ्रूट नहीं खाना है, अगर खाओगे तो कुछ गलत होगा, लेकिन उन्होंने फिर भी खाया और तब से मैन का फॉल शुरू हो गया। तो टेम्पटेशन, लालच एंड फॉल ऑफ मैन, दिस इज द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। टेम्पटेशन एंड फॉल ऑफ मैन। हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन है? मैन। मिल्टन्स एम इन राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट वाज? मिल्टन का जो एम था पैराडाइज लॉस्ट में, वो क्या था? वो ये जस्टिफाई करना चाहते थे कि ईश्वर जो भी करता है मनुष्य के लिए वो सही करता है, उचित करता है। ठीक, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, मनुष्य, ईश्वर जो करता है मनुष्य के लिए वो सही करता है। दिस वॉज द एम ऑफ मिल्टन इन राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट कंटेन, पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं भाई? पैराडाइज लॉस्ट में 12 किताबें हैं। पहले 10 थी, बाद में 12 हो गई थी, तो 12 किताबें हैं। अकॉर्डिंग टू मिल्टन्स ओरिजिनल प्लान पैराडाइज लॉस्ट वाज कंटेन। अब यहाँ पे ओरिजिनल प्लान जब पूछ लेंगे तो कितनी किताबें हो जाएंगी बेटा? 10 किताबें हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू मिल्टन्स ओरिजिनल प्लान पैराडाइज लॉस्ट वाज कंटेन्स 10 बुक्स। अकॉर्डिंग टू एडिसन, हु इज द मोस्ट सब्लाइम, अनयील्डिंग एंड एक्साल्टेड कैरेक्टर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? एडिसन के अकॉर्डिंग पैराडाइज लॉस्ट में सबसे ज्यादा सब्लाइम और अनयील्डिंग और एक्साल्टेड कैरेक्टर कौन है? तो कौन है भाई? सैटर्न, ये जो शैतान का कैरेक्टर है। व्हाट इज द नेम ऑफ सैटर्न्स पैलेस? सैटर्न का जो पैलेस था उसका नाम क्या था? पेंडेमोनियम। वैसे पेंडेमोनियम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता ही है डिसऑर्डरली, ठीक, बेतरकीब। तो सैटर्न का पैलेस है तो वेल फिनिश्ड तो नहीं होगा, क्योंकि सैटर्न का है तो कुछ सैटर्न की विशेषता जरूर होगी। तो पेंडेमोनियम उसके उनकी पैलेस का नाम है, जिसका मीनिंग होता है डिसऑर्डरली। हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ सैटर्न्स पैलेस? और सैटर्न का पैलेस बनाया किसने था भाई? ये जो उनका पेंडेमोनियम है ये किसने बनाया था? म्यूल्सिबर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हेलगेट्स इन पैराडाइज लॉस्ट वाज गार्डेड, आर गार्डेड बाय। जो पैराडाइज लॉस्ट में नर्क के द्वार हैं उनको गार्ड कौन करता है, यानी उनका जो द्वारपाल है वो कौन है? सिन डेथ। पाप मृत्यु। हु आर टू एंजल्स इन बुक 4 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? बुक 4 में कौन से दो एंजल हैं? वो दो एंजल अजाजेल एंड इथुरियल। अजाजेल एंड इथुरियल। नेम द एंजल सेंट बाय गॉड टू वार्न एडम ऑफ सैटर्न्स प्लान टू टेम्प्ट एडम एंड ईव। उस एंजल का नाम बताइए जिसको भगवान ने भेजा था वार्न करने के लिए एडम को ऑफ सैटर्न्स के प्लान टू टेम्प्ट एडम एंड ईव, कि सैटर्न ने ऐसा प्लान बनाया है और तुम इसमें मत फंसना। तो वो कौन सा एंजल था जो ये बताने के लिए आया था? रेफेल भगवान का भेजा हुआ वो देवदूत था जिसको इसलिए भेजा गया था कि जाके एडम को वार्न करो, लेकिन एडम वार्न करने के बाद भी नहीं माने थे। इन विच बुक डज सैटर्न चेंज हिमसेल्फ टू अ सर्पेंट? कौन सी बुक में सैटर्न सर्पेंट में चेंज हो जाता है? बुक 9। ठीक है। Thy soul was like a star and dwelt apart. Thou hadst a voice whose sound was like the sea. तुम्हारी सोल एक स्टार की तरह है एंड dwelt apart. Thou hadst a voice whose sound was like the sea. किसने कहा था और किसके बारे में कहा था? तो ये स्टेटमेंट जो है वो वर्ड्सवर्थ का है। इन्होंने जो सोनेट लिखा था ऑन मिल्टन, उसकी ही ये लाइन है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो देखिए, एक तो आप ये समझ लीजिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक
सोनेट लिखा था ऑन मिल्टन। अब इस सोनेट में उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो मिल्टन के बारे में ही लिखा है, ठीक है। तो इस पोएम की जो लाइन है वो एज अ क्रिटिसिज्म रिटन बाय वर्ड्सवर्थ भी पूछी जा सकती है। दूसरी चीज ये है कि ये पोएम वर्ड्सवर्थ की ने लिखी है, लेकिन लिखी किसके बारे में है? मिल्टन के बारे में, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ का सोनेट था ऑन मिल्टन। Yet die hard the low least duties on herself did lay. These lines are about Milton. किसने कहा था भाई ये डाई हर्ट उनका जो हृदय है द लो लीस्ट ड्यूटीज ऑन हरसेल्फ डिड ले, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने सोनेट में लिखा था ऑन मिल्टन में। ये कोई सोनेट है, कोई बहुत कोई एपिक नहीं है जिसको आप रेगुलरली नहीं पढ़ सकते। आई थिंक मेरा ये आपको सजेशन है कि इसको आप थोरोली जरूर पढ़ें ऑन मिल्टन को, ठीक है। कुछ बहुत सेलेक्टेड वर्क है उसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए, पूरा पढ़ना चाहिए। तो ऑन मिल्टन आप पूरा पढ़िए। द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगिन ऑन, ये जो ओड था आपका ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये वही था जिनको मिल्टन ने 21 वर्ष की आयु में लिखा था। और ये कब शुरू हुआ था? ये क्रिसमस डे को शुरू हुआ था, 1629 क्रिसमस डे। ऑप्शन नंबर ए, क्रिसमस डे 1629, 1629। हु वाज मिल्टन्स मास्टर? मिल्टन के मास्टर कौन थे? स्पेंसर। मिल्टन के मास्टर थे स्पेंसर। इन द सोनेट मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस्ड सेंट, मिल्टन सेलिब्रेट कर रहे हैं किस पत्नी को भाई? मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस्ड सेंट, इन्होंने सेंट बोला था अपनी सेकंड वाइफ को। सेकंड वाइफ इनके साथ 1 साल ही रही थी, है ना। 1 साल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी भी मृत्यु हो गई थी और इनके बेबी की भी। Who commented on Milton saying, "This man cuts us all out and the ancient too." ये व्यक्ति हम सबको कट करता है और एंशियंट को भी करता है, यानी पुराने को भी। ये बात कही थी ड्राइडन ने। द मीनिंग ऑफ एल एलिजरो इज, जो एल एलिजरो है उसका मतलब होता है खुशहाल व्यक्ति, यानी सुखी व्यक्ति, हैप्पी मैन, प्रसन्न व्यक्ति। द जॉयस और हैप्पी मैन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। इसी के साथ में आपका ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था एल एलिजरो, इसी में इल पेंसरोसो पूछा जाएगा तो उसका मीनिंग हो जाएगा दुखी व्यक्ति, जस्ट अपोजिट, ठीक है, याद रखिएगा। विच पोएम्स ऑफ मिल्टन आर जॉयस ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन कैरेक्टर, कौन सी पोएम इनकी है जो ऑलमोस्ट क्या है? जॉयस है, एलिजाबेथन कैरेक्टर, एलिजाबेथन है इन कैरेक्टर, ये इनकी हॉर्टन पोएम्स है, ठीक है। हॉर्टन पोएम्स, हॉर्टन पोएम्स के बारे में कहा जाता है कि ये जॉयस है ऑलमोस्ट, यानी कि इसमें हैप्पी पोएम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरियोपेगेटिका हाइलाइट्स, किसको हाईलाइट करता है? फ्रीडम ऑफ सेक्स, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम टू अडॉप्ट एनी रिलीजन, फ्रीडम ऑफ डाइवोर्स। आई थिंक आप सबको मालूम है फ्रीडम ऑफ द प्रेस। और ये किसको एड्रेस की गई थी? पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए लिखी गई थी, पार्लियामेंट को एड्रेस की गई थी और फ्रीडम ऑफ द प्रेस के बारे में लिखा गया है इसमें। पैराडाइज लॉस्ट इज इन, किस में लिखी गई है? पैराडाइज लॉस्ट ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, बहुत पूछा जाता है बेटा ये क्वेश्चन। पैराडाइज लॉस्ट किस में लिखी गई है? ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। इन मिल्टन्स लाइफ द पीरियड फ्रॉम 1632 टू 1637, 1632 से 1637 का पीरियड क्या कहलाता है? पॉपुलरली हॉटन पीरियड के नाम से जाना जाता है, यानी कि सभी इसको हॉटन पीरियड के नाम से जानते हैं। हॉटन पीरियड करके कई बार क्वेश्चन आया है ना, तो आप समझ लीजिए 1632 से 1634 का जो सॉरी 1632 से 1637 का जो पीरियड है, 32, 33, 34, 35, 36, 37, ये 6 साल का पीरियड आपका हॉटन पीरियड कहलाता है। द एबिलिटीज ऑफ द पोएट आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड रेयरली बेस्टोड, पोएट की जो एबिलिटीज होती है वो गॉड का इंस्पायर्ड गिफ्ट होता है, रेयरली बेस्टो होता है, नहीं सबको वो नहीं मिलता है। ये बात किसने कही थी? ये बात स्वयं मिल्टन ने कही थी, ठीक है। हालांकि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उन्होंने अपने लिए ही कही है, उन्होंने तो सिर्फ पोएट के लिए कही है, वो पोएट कोई भी हो सकता है, ये बात मिल्टन के द्वारा ही कही गई। व्हेन मिल्टन रोट
ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी हिज एज वाज ओनली 21। ठीक है, अगला एल एलिजीरो, इल पेंसरोसो, आर्केड, कोमस, लिसिडस, ये सब किस पीरियड को बिलोंग करते हैं? हॉर्टन पीरियड को बिलोंग करते हैं। ठीक है, मिल्टन इज सेड टू बी, मिल्टन को क्या कहा जाता है? मिल्टन को कहा जाता है आ बिलेटेड एलिजाबेथन, यानी कि इनके अंदर गुण तो थे कुछ ये वाले, लेकिन पीरियड तो नहीं था वो, इसलिए इनको आ बिलेटेड एलिजाबेथन कहा जाता है। याद रखेंगे। द मीनिंग ऑफ इल पेंसरोसो क्या होता है? इल पेंसरसो का मीनिंग होता है दुखी व्यक्ति। अब यहाँ पे हैप्पी मैन हो नहीं सकता, रोमांटिक मैन हो नहीं सकता, इडियोटिक हो नहीं सकता, थॉटफुल मैन हो सकता है। थॉटफुल हो सकता है ना, बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति, सोचने वाला ही दुखी होता है बेटा, जो कम सोचता है वो खुश रहता है। इल पेंसरोसो आफ्टर बैनिशिंग डिल्यूडिंग जॉयस वेलकम्स द गॉडेस। ठीक है, आफ्टर बैनिशिंग, बैनिशिंग के बाद में डिल्यूट करने के बाद, जॉयस को डिल्यूट करने के बाद वेलकम द गॉडेस, कौन सी गॉडेस को वेलकम करता है भाई? गॉडेस। अब इल पेंसरोसो है तो इनकी गॉडेस भी कोई दुखी आत्मा ही होंगी, जाहिर सी बात है। तो मेलनकॉली, मेलनकॉली का मतलब भी दुखी होता है बेटा, ठीक है, दुख। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 सैटन इज कंपेयर टू, पैराडाइज लॉस्ट में की बुक प्रथम में शैतान की तुलना किससे की गई है? लेवियाथन से की गई है, लेवियाथन। क्वेश्चंस को पढ़ते जाइए कंटिन्यू, और एक रिवीजन भी करते जाइए बीच बीच में, जैसे अभी आपने पढ़ा है। 2 पॉइंट पहले हम आते हैं। मीनिंग ऑफ इन पेंसरोसो क्या है? थॉटफुल मैन है। इल पेंसरोसो को आफ्टर बैनिशिंग डिल्यूट करता है जॉयस को, जॉयस को डिल्यूट करता है और वेलकम करता है किसका? द गॉडेस मेलनकॉली। पैराडाइज लॉस्ट में बुक 1 में सैटर्न की कंपेयर किससे की गई है? सैटर्न को लेवियाथन से कंपेयर किया गया है। हु वाज नेक्स्ट टू सैटर्न? नेक्स्ट टू सैटर्न का मतलब सैटर्न के बाद नेक्स्ट कौन था? ये वही था आपका बील्ज़बब। लेट नन एडमायर दैट रिचेस ग्रो इन हेल, कोई एडमायर ना करे दैट रिचेस जो कि ग्रो हुई है हेल में, दैट सॉइल में बेस्ट डिजर्व द प्रेसियस वेल। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, ये लाइन कहाँ की है? ये लाइन है पैराडाइज लॉस्ट की। पैराडाइज लॉस्ट की बेटा जितनी भी लाइन्स है ये आप अलग से जो है नोट कर लीजिए, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, इनको तैयार कर लीजिए। लेट नन एडमायर की कोई भी एडमायर ना करे उस रिचेस को जो हेल में ग्रो हुई है, दैट सोइल में भी में बेस्ट डिजर्व द प्रेसियस वेल। ठीक है, ये लाइन्स पैराडाइज लॉस्ट की है। वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज अ टास्क, नोबडी एवर विश्ड इट लॉन्गर। किसने कहा था? हम पढ़ते हैं पैराडाइज लॉस्ट को, ऐसा लगता है एक टास्क है, मतलब पढ़ नहीं रहे, कुछ कर रहे। नोबडी एवर विश्ड इट लॉन्गर, कभी किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। डॉक्टर जॉनसन, ये आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जॉन मिल्टन के बारे में। इनको बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस को रिपीट करके पढ़ेंगे और समझते हुए पढ़ेंगे। मैंने कोशिश की है उनके आंसर्स को एलेबोरेट करने की, और आप अपने एक्सपीरियंसेस मुझे जरूर बताएं कि आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी और कितने क्वेश्चंस आपके सही बैठे। एक बार आप अपने मन से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसके बाद फिर मेरे आंसर को देखा करिए। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस करने से क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आने लगते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।